क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइलों के कामयाब और तबाहकुन हमले, ईरान ने इसराइल में तबाही मचा दी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, खैबर शिकन मिसाइल, आप अक्सर इसका जिक्र करते हैं, इससे तबाही मचाई हुई है। लेकिन खैबर शिकन मिसाइल का मैं इसलिए तस्करा करता था, ये बनाया ही इसराइल के लिए गया है, ये किसी दूसरे मुल्क में इन्होंने फायर ही नहीं करना है। और ये जो क्लस्टर बमों से लेस मिसाइल है, इसको रोकने की इस्तात जो है वो इस वक्त इसराइल के पास नहीं है, इसलिए इसके डिज़ाइनिंग में अंदर ये चीज़ शामिल थी। और क्लस्टर बमों के मुतल्लिक़ मैं बता दूं कि एक मिसाइल जब फटता है तो उसके अंदर से मज़ीद बम्स निकलते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप उसको कारतूस समझ लें, तो मिसाइल्स का कारतूस है, इसके अंदर से क्लस्टर बम्स निकलते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं तबाही और बर्बादी फैला देते हैं, आग लग जाती है और वहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं ज़मीन बोस हो जाती हैं। इसराइल को ये ख्याल था कि शायद ईरान के पास इतने मिसाइल्स नहीं हैं जो इतनी बड़ी तादाद में फ़ायर हो सकें और 2, 4, 5, 7 दिन में ये मिसाइल्स का ज़ख़ीरा जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, जो ख़ुद इसराइली जो हैं जो फ़ौजी तर्जमान के मुताबिक है कि ईरान जो है वो बड़ी तादाद में आज भी ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि इसराइल के लिए ख़तरा है। यानी आज के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया कि हमने उनकी तमाम ऐसी मिसाइल साइट्स जो हैं, ये सिटीज़ जो हैं, उनको ज़मीन बोझ कर दिया है और अब हमें उनसे ख़तरा नहीं। उसने कहा फ़ज़ाइया और बहरिया हम ख़त्म कर चुके, मिसाइल्स ख़त्म कर चुके। तो ये क्लस्टर के आसमान से आ रहे हैं। ये देखें ना, बात समझने की है। ईरान अपनी हिकमत अमली में बड़ी हद तक कामयाब रहा है और ये जो पेट है जो इस वॉर को लीड कर रहे हैं अमेरिका की जानिब से, उनका ये बयान आया था कि हमलों में कमी आई है और तकरीबन 83% कमी हुई है। यानी ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे उनमें 83% कमी हुई है। आप ज़रा जंग को 28 से लेकर आज के दिन तक आज 6 मार्च है जी, उस तक अगर देखें तो आपको नज़र आएगा कि ईरान ने एक ख़ास हिकमत अमली के तहत जब जंग का आगाज़ किया तो उसने शुरू में तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक पे मिडल ईस्ट में तो सफाया फेर दिया फेरा उसने बिल्कुल। उसने सफाया फेरने के बाद 7 उनके वो रडार सेंटर्स ख़त्म कर दिए, 2 उनके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ख़त्म कर दिए, 3 CIA के ऑफिस ख़त्म कर दिए। उसने नेतन्याहू के जो है दफ्तर पर हमला किया, उसने उसके दफाई कम्प्लेक्स पर हमला किया। उसी तरह उसने दुबई और सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसियों के ऊपर हमला किया। अपने हदाफ हासिल करने के बाद वो सुकून में चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसका खौफ आज भी मिडल ईस्ट के ऊपर जो है हावी है। अब वो पता है कि जो भी उसको अपनी ज़मीन सरज़मीन देगा वो उसके साथ ये सलूक करेगा। तो ये जो 83% कमी की पैट हेग्सेथ जो बात कर रहे हैं, ये शायद इस तनाज़र में तो ठीक लगती है कि उन्होंने ईरान ने मिडल ईस्ट के ममालिक पर हमलों को रोक दिया है या बहुत ही महदूद पैमाने पर कर दिया है। अब वो बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब करने की जरूरत भी नहीं है। शायद वहाँ पर सारी तबाही तो फिर गई, तबाही फेर दी या उसने अपने हदाफ हासिल कर लिए वहाँ पे कि उन मुल्कों को अमेरिका की मज़ीद इमदाद से रोका जाए। ये उसने हदफ हासिल कर लिया है। इसके बाद वो इन पर हमला क्यों करेगा और अपने मिसाइल ज़ाया क्यों करेगा? अब उसके टारगेट जो है वो है जिसको उन्होंने कहा इज़राइल फर्स्ट। आपको अब्बास अराक़ची का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था इज़राइल फर्स्ट, अमेरिका सेकेंड। यानी अब हमारे लिए इज़राइल सबसे पहला निशाना होगा। ये हो नहीं सकता कि आप उनको निशाना बनाए और उसके बाद ईरान जो है उसको भूल जाए। ईरान ने अब ताक कर खैबर शिकन जो हैं मिसाइल जो हैं वो फेंकना शुरू किए हैं और ये क्लस्टर बमों से लेस हैं। इसकी अगर आप फॉर्मेशन देखें तो ये मिसाइल बाकायदा जैसे खुलता है और इसके अंदर से छोटे छोटे क्लस्टर बम जो पर टकराता है तो उसके ज़मीन पर टकराने से पहले अच्छा फिजा में, हाँ, ये जहाँ टकराता है वो तो इसका वारहेड जो है इसकी बिल्कुल कोने पे लगा हुआ है, वो तो तबाही मचाएगा। उससे पहले ये खुल जाता है और खुलने के बाद फिजा में ही खुलता है और उसके अंदर से क्लस्टर बम निकलना। मैंने आपसे कहा था कि जैसे कारतूस है बंदूक के अंदर, आप उसको फायर करते हैं तो उसके छड़े जो हैं वो निकलते हैं और फैल जाते हैं और दुश्मन बच नहीं पाता है। यही क्लस्टर बम्स हैं जिनको इस वक्त जो है ईरान फायर कर रहा है। और कल रात की ये खबर है कि इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। आमिर भाई, इससे जुड़ी एक और ख़बर भी है कि जब खैबर शिकन मिसाइल इसराइल में टकरा रहा था तो वहाँ पर जो लाइव कैमरास थे उनका रुख नीचे कर दिया गया ताकि लाइव तबाही ना दिखाई जाए। हाँ, ये तो अभी भी वहाँ पे एक कानून बना दिया गया है इसराइल के अंदर कि आप कोई भी फुटेजेस और कोई भी तस्वीर जो है वो आप बाहर नहीं भेज सकते। ये मैं पहले बता भी चुका था। जितने कैमराज हैं वहाँ पे
उनको ये हुक्म है कि जी वो हमले के वक्त जो है वो ना जाए। लेकिन दिलचस्प बात एक और बताऊँ, कल जब ये खैबर शिकन जा रहे थे और फायर हुए थे, इसराइल में सायरन नहीं हुए। क्यों? अब ये समझ नहीं आती है। ये देखें, इज़राइली अखबारात भी इस पर बोल रहे हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है कि आप पर हमला हो रहा है और आपके सायरन काम नहीं कर रहे हैं, या सायरन काम नहीं कर रहे हैं, या मुझे जो गालिब इम्कान ये है कि ये जहाँ से सायरन सिस्टम्स को कंट्रोल करते होंगे, शायद कहीं वहाँ उस कंट्रोल टावर पर या उस कंट्रोल रूम के ऊपर हमला तो नहीं हुआ। हाँ, 2 बातें हो सकती हैं, या हो तो उस सकती पे हैं। हमला हो गया होगा या उसको हैक किया गया होगा ईरानी देखें, हैकर्स की जानिब से। ये एक ऑटोमेशन सिस्टम्स हाँ के जी, तहत बिल्कुल। ये सायरन्स होते हैं। ये अमूमन उस तरह से सायरन नहीं है कि जैसे हम रोज़ा खोलने रोज़ा बंद हाँ जी। करने के सायरन, जी, वैसे बिल्कुल। सायरन नहीं होते। ये पूरे शहर में गूंज रहे होते हैं और इनके ख़ास पॉइंट्स हैं और इनको ख़ास जगह से ही कंट्रोल किया जाता है। और आप जब एक बैलिस्टिक मिसाइल का सामना कर रहे होते हैं तो आप तेज़ी के साथ जो है उसको दबाते हैं। ये वो मामला है जिसको लेकर मैं ये समझता हूँ कि एक अजीब सी बात है कि इसराइल के अंदर नहीं हुए और उसके बाद खैबर शिकन ने वहाँ पर तबाही मचा दी अपने क्लस्टर बमों के साथ। इसराइल में ज़्यादा तबाही हो रही है। हाँ, मगरबी मीडिया इसको छुपाने छुपा की रहा है, कोशिश बिल्कुल कर रहा छुपा है, रहा है। क्योंकि इससे मज़ीद पैनिक फैलेगा। पहले ही अमेरिका के अंदर अगर आप ज़रा देखें, तसव्वुर करें कि इस वक्त भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अमेरिका में भी इसको वॉर ऑफ इसराइल कहा जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही है। कि ये अमेरिकी जो फ़ौजी जहाँ पर मर रहे हैं वो इसराइल की वॉर लड़ रहे हैं। इसराइल का मामला ईरान के साथ है और अमरीकी जो है उसके सहूलतकार बनकर अपनी जान गंवा रहे हैं। इस पर मैं अभी एक खतून की वीडियो देख रही थी जो आंसू बहा रही थी और बाकायदा एक सरकारी ऑफिस के अंदर मौजूद थी और वो ये बात कह रही थी कि हमारे बच्चों को ईरान के सामने धकेल दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बिल्कुल। हाँ, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से आती है। रिपोर्टिंग इस अंदाज में आ रही है कि जैसे ईरान में, तेहरान में कल तक जो है वो 2000 के करीब हमले हुए हैं और वहाँ पर तमाम बहरिया और तमाम हाँ जी, फ़ज़ाइया और बिल्कुल। तमाम पासदारान जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है और भाई ये प्रोपेगेंडा हुआ हो रहा है ना? अभी से 15 मिनट 20 मिनट पहले रॉयटर्स ने कुर्दों के हवाले से नई स्टोरी भी ये फाइल की है और उसमें भी उसने कुर्दों वही पे हमने कल बात की थी, तो आज कुर्दों में भी हमने इंशाल्लाह कल उस पे बात की, कल बात उसमें उसने ये स्टोरी फाइल की है कि अगेन रब्ता किया है कुर्दों के साथ कि आप ज़मीनी हमला शुरू करें। और लेकिन ये वो खुद करने को तैयार नहीं है ये हमला। ईरानी कुर्द हैं। ये कल जो हमने हाँ जी। स्टोरी की थी वो इराकी कुर्द थे। वो इराकी कुर्द थे जिनको कहा गया था। अब ईरानी कुर्दों से कहा गया है कि वो तेहरान की तरफ मार्च करें, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप जाकर वहाँ पर रजीम चेंज कर ले। असल मामला रजीम चेंज का है जो वो नहीं कर पाए हैं। हदफ क्या थे? इसकी एटमी साइट्स को ख़त्म किया जाए, आप नहीं कर पाए। आप उसके मिसाइल सिटीज़ को तबाह कर दें, आप नहीं कर पाए। उसके बाद आपका ख्याल था कि रजीम चेंज हो जाएगी अली ख़ामनेई की शहादत के बाद, वो आप आज के दिन तक यानी नहीं आज कर पाए, 7वां बिल्कुल रोज़ नहीं है, आप नहीं कर पाए। तो ये इस वक्त ईरान जो है जिस स्ट्रेटजी ऑफ वॉर के साथ मैदान में है, मेरा ख़्याल है अमेरिका के लिए एक लंबी जंग जो है सामने खड़ी है और इतनी लंबी जंग लड़ना जो है अमेरिका के बस की वो तो अभी रोने बात लग नहीं गया है। रोएगा अभी तो और मज़ीद रोएंगे, क्योंकि जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं उनमें इख्तलाफात भी शामिल होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे जंग बढ़ती है वैसे वैसे आप पर प्रेशर बढ़ता है और अभी ऑयल का प्रेशर जो है उसने मज़ीद इन्हांस होना है। और इस ऑयल प्रेशर में जिस तरह से उसने इंडिया से कहा है कि वो रशियन ऑयल जो है उसका इस्तेमाल कर ले, ये बाकियों को भी इसको इजाज़त देना पड़ेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस जो है अमेरिका के लिए, मैं पहले भी एक दफ़ा परसों शायद मैंने ये बात की थी कि एक फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर हावी है और उस पर मज़ीद प्रेशर जो है आएगा। वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ के जो ताजर हैं, जो इस जंग से मुतासिर हैं, जो इस जंग के से पहले मिडल ईस्ट से पैसा कमा रहे थे, उनका कारोबार भी जो है वो तबाह हो रहा है। तो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेशर मज़ीद बिल्ड होगा। अगले मज़ीद चंद रोज़ में ईरान की हुकूमत अमली अगर यही रही तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका मज़ीद दबाव का शिकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने तातरीन सूरत से आपको आगाह किया कि कैसे ईरान ने खैबर शिकन मिज़ाइलों और क्लस्टर बमों से इसराइल पर हमला किया और उससे क्या तबाही मची। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।